मैं डॉक्टर उषा रानी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, MSG कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। बच्चों, आज हम BA तृतीय वर्ष विषय संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रमानुसार भारतीय दर्शन के सिद्धांत पुस्तक का अध्ययन करेंगे, जिसका विषय रहेगा भारतीय दर्शन में न्याय एवं उसके सिद्धांत। पहले हम न्याय के 16 पदार्थों में से 11 पदार्थों को पढ़ चुके हैं, इसलिए आज हम 12वें पदार्थ से लेकर 16वें पदार्थ तक का अध्ययन करेंगे। 12वां पदार्थ है जल। जल्प क्या है? वादी और प्रतिवादी के कोरे वाद विवाद को, जिसका उद्देश्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता है, जल्प कहते हैं। अर्थात व्यर्थ का तर्क, जिसका उद्देश्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता, उसे जल्प कहते हैं। इसमें वाद के सभी लक्षण तो वर्तमान रहते हैं, किंतु इसमें सत्य प्राप्ति की इच्छा का ही अभाव रहता है। यहाँ वादियों का उद्देश्य केवल विजय प्राप्त करना रहता है, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना नहीं, जिसका फल यह होता है कि वे जानबूझकर भी युक्तियों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, वकील कभी कभी अपनी बहस में जल्प का प्रयोग करते हैं। 13 वितंडा। 13वां पदार्थ है वितंडा। वितंडा वह है जिसमें वादी अपने पक्ष का स्थापन नहीं करता, केवल प्रतिवादी के पक्ष का खंडन ही करता है। अपने पक्ष का स्थापन नहीं, बल्कि दूसरे के पक्ष का खंडन करना उसका उद्देश्य रहता है। जल्प में वादी किसी न किसी तरह अपने मत का प्रतिपादन करता है और प्रतिवादी के मत का खंडन कर उस पर विजय प्राप्त करना चाहता है, किंतु वितंडा में तो यह केवल प्रतिवादी के मत का जैसे तैसे खंडन करके ही जीतना चाहता है। वह बस प्रतिवादी के मत का खंडन करे, ये उसका उद्देश्य होता है और इसी से वो अपनी जीत करना चाहता है। इसके सिवा अन्य बातों में जल्प और वितंडा, इन दोनों में पूरा साम्य है। अतः हम वितंडा को निरर्थक वकवाद कह सकते हैं, जिसमें वादी प्रतिवादी के मत का खंडन ही करता है। जैसे अपने पक्ष को साबित करने के बदले दूसरे पक्ष के वकील को गाली देना, ये उसका उद्देश्य होता है कि दूसरे को झुकाना, अपने को साबित नहीं करना बल्कि दूसरे को झुकाना। 14 हेत्वाभास। उस हेतु को कहते हैं जो वस्तुतः हेतु नहीं है, लेकिन हेतु के जैसा प्रतीत होता है, उसे हेत्वाभास कहते हैं। अर्थात हेतु का आभास, हेतु नहीं होता, वस्तुतः हेतु का आभास मात्र होता है, हेतु जैसा प्रतीत होता है। सामान्यतः अनुमान के
दोषों को हेत्वाभास कहते हैं। 15 है छल, एक प्रकार के दुष्ट उत्तर का नाम है। छल जब प्रतिवादी के शब्दों का विवक्षित अर्थात बोधित अर्थ को छोड़कर कोई दूसरा अर्थ ग्रहण करके दोष दिखलाता है तो उसे छल कहते हैं। जैसे कोई कहता है कि बालक के पास नव कंबल है। नव का अर्थ नया और नौ, ये दोनों हो सकते हैं। तो उसके कहने का आशय है कि बालक के पास एक नया कंबल है। अब यदि नव कंबल का दूसरा अर्थ लेकर यह आक्षेप किया जाए कि नहीं, बालक के पास नव कंबल नहीं है, क्योंकि उसके पास तो एक ही कंबल है, नौ नहीं। नव कंबल का अर्थ यहाँ 9 से यदि ले लिया जाए तो ये गलत साबित हो जाएगा कि बालक के पास नव कंबल है, अर्थात बालक के पास तो एक ही कंबल है, उसके पास 9 कंबल नहीं है, इसलिए बालक के पास नव कंबल नहीं है, ऐसा कोई दूसरा कह सकता है। तो यह छल होगा। व्यापक अर्थ में प्रयुक्त शब्द को संकुचित अर्थ में लेकर या मुख्य अर्थ को छोड़कर गौड़ या लाक्षणिक अर्थ को लेकर आप आक्षेप करना भी छल होगा। कोई किसी अर्थ से कोई बात कहता है और उसका दूसरा ही अर्थ लगा लेना और उस पर आक्षेप करना, ये छल कहलाता है। अंतिम है जाति। जाति शब्द यहाँ एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यह भी दूसरे प्रकार का दुष्ट उत्तर है। जब हम वादी को दोष रहित युक्ति का खंडन करने के लिए किसी भी प्रकार के सादृश्य या वैषम्य का पर अवलंबित दुष्ट अनुमान की सहायता लेते हैं तो यह उस अनुमान को जाति कहते हैं। तो वो अनुमान जाति कहलाता है। मान लीजिए एक अनुमान है कि शब्द अनित्य है क्योंकि वह घट की भांति एक कार्य है। अब यदि इस अनुमान का खंडन करने के लिए कोई कहे कि नहीं, शब्द नित्य है क्योंकि यह काल की तरह अदृश्य है, तो यह एक जाति होगी, क्योंकि नित्य और अदृश्य में कोई नियत संबंध नहीं है। वाद विवाद में जहाँ पराजय का स्थान पहुँच जाता है उसे निग्रह स्थान कहते हैं। निग्रह स्थान के दो कारण हैं, एक तो गलत ज्ञान और दूसरा अज्ञान। जब कोई वादी अपने विपक्ष की युक्तियों का अर्थ ठीक प्रकार से नहीं समझता है या समझ ही नहीं सकता, तो वह एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसे हार माननी पड़ती है। जब वाद विवाद में कोई प्रतिज्ञा हेतु को बदलता है या दोषपूर्ण युक्तियों की सहायता लेता है तो वह भी उसकी पराजय का कारण होता है। न्याय दर्शन तर्क प्रधान वस्तुवादी है। वस्तुवाद उस मत को कहते हैं जिसके अनुसार बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञान पर निर्भर नहीं होता।
अर्थात वस्तुओं का अस्तित्व मन या ज्ञाता से स्वतंत्र रहता है। मानसिक भावों का तथा सुख दुख की भावनाओं का अस्तित्व मन पर निर्भर होता है। जब तक मन के द्वारा इनकी अनुमति नहीं होती तब तक उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। किंतु घट, पट, वृक्ष, पशु जैसे बाह्य पदार्थ हमारे मन पर निर्भर नहीं है। हमें इन वस्तुओं का ज्ञान हो या न हो, इनका अपना अस्तित्व है। वस्तुवाद वह दार्शनिक सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी भी वस्तु का अस्तित्व आत्मा के ज्ञान पर निर्भर नहीं होता, किंतु विज्ञानवाद के अनुसार वस्तुओं का अस्तित्व वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञान ही कारण है। वस्तुओं के अस्तित्व का ज्ञान ही कारण है। ज्ञान से पृथक उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जिस तरह सांसारिक वस्तुओं का अस्तित्व भी हमारे या ईश्वर के मन के अंतर्गत है। न्याय वस्तुवादी इसलिए है कि न्याय के अनुसार प्रतीति या ज्ञान का एक विषय है। विषय ज्ञान से पृथक है। न्याय या वस्तुवाद अनुभव एवं तर्क पर अवलंबित हैं। न्याय के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति अर्थात जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति तत्व ज्ञान प्राप्त करने पर ही हो सकती है, किंतु तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पहले यह जानना आवश्यक है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान प्राप्ति के क्या क्या उपाय हैं, यथार्थ ज्ञान में और मिथ्या ज्ञान में क्या भेद हैं इत्यादि। इसके पश्चात अगले क्रम में प्रमाण पर विचार किया जाएगा। प्रमाण विचार के अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में हम गहन विमर्श करेंगे। इसलिए आज यहीं समाप्त करते हुए आज का गृह कार्य है न्याय के अनुसार पदार्थों के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।